नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आनंद। बैडमिंटन, क्रिकेट के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय दूसरे दौर में, किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला जारी। भारत में आयोजित होने वाले अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप के कार्यक्रम की हुई घोषणा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे 2020 क्रिकेट मैच में हराया और नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करते हुए जीता रजत पदक। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में प्रणॉय ने लक्ष्य सेन को 21-10, 21-9 से हराया। इस समय एक और भारतीय किदाम्बी श्रीकांत का सामना फ्रांस के ब्राइस लेवरडेज से हो रहा है। उधर पुरुष डबल्स में ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की भारतीय जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम तथा हर्षिता और अशना रॉय की जोड़ी हार कर बाहर हो गई है। गौस, लक्ष्य सेन पर सबकी निगाहें थी। जिस ढंग से उन्होंने पिछले साल प्रदर्शन किया था, इस बार निरंतरता की बहुत कमी नजर आ रही है। सिर्फ आधे घंटे में प्रणॉय ने उन्हें मात दे दी। जी, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं और एक दूसरे के साथ बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे की कमजोरी मालूम होती है। लक्ष्य सेन के साथ अगर कोई दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होता ये भारतीय खिलाड़ी के जगह, तो शायद परिणाम कुछ और होता। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से उन्होंने ये 21-10 और 21-9 से ये मैच प्रणॉय को दिया है, उससे लगता है कि आज शुरुआत से ही वो पूरी तरह एकाग्रित नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि आज का दिन प्रणॉय का है। लेकिन आनंद, अब ये देखना होगा क्योंकि प्रणॉय का जो मुकाबला है इसके बाद क्रिस्टियन जो डेनमार्क के हैं उनसे हैं और वो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने जो है इससे पहले 10 जो वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं उनमें से 6 को शिकस्त दी है। तो प्रणॉय का मुकाबला काफी कठिन होगा और अगर लक्ष्य उनसे खेलते तो मेरे ख्याल से वो लक्ष्य प्राप्त कर लेते। एक और मुकाबला जो इस समय चल रहा है, किदाम्बी श्रीकांत का सामना हो रहा है फ्रांस के ब्राइस लेवरडेज से। और जब हम स्टूडियो में आ रहे थे तो श्रीकांत ट्रेल कर रहे थे। ये मैच में वो वापसी कर सकते हैं क्योंकि फ्रांस के खिलाड़ी के साथ वो पहले भी खेले हैं। तो एक बार अगर उनको फाइट बैक का मौका मिला, एडवांटेज मिला, तो ये मैच में वो वापस आके उलटफेर कर सकते हैं। चलिए, इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी और देखना होगा कि किदाम्बी श्रीकांत इस मुकाबले में कैसे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फुटबॉल की। इस वर्ष भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा आज कर दी गई है। भुवनेश्वर में 11 अक्टूबर से भारत के ग्रुप स्टेज मैच खेले जाएंगे। 24 ग्रुप स्टेज मैच 18 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इन मुकाबलों का आयोजन ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र में होगा। क्वार्टर फाइनल मैच 21 और 22 अक्टूबर को खेले जाएंगे। नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम और गोवा के फतोरदा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 4 क्वार्टर फाइनल मैचों की मेजबानी करेगा। 26 अक्टूबर को गोवा में दोनों सेमीफाइनल मैच होंगे, जबकि 30 अक्टूबर को फाइनल होगा। इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए 24 जून को आधिकारिक ड्रॉ होना है। गौस, इससे पहले अंडर 17 जो लड़कों का टूर्नामेंट था वो भी भारत में हुआ था और वहां भी फुटबॉल के प्रति दीवानगी देखने को मिली थी। और उस समय कहा जा रहा था कि एक नया बूस्ट इस खेल को इस देश में मिलेगा। और अब उसके कई वर्षों के बाद वो 2018 में आयोजित हुआ था और अब ये 2022। कैसे देखते हैं इस सफर को? देखिए, ये जो लड़कियों का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप है, ये मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पहले होना था लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया था और एक बार फिर भारत को मौका मिला है क्योंकि फीफा जो है एज ग्रुप के अंदर ये कोशिश करता है कि जहां फुटबॉल लोकप्रिय हो सकती है ग्रास रूट से, और वहां पे फैंस बहुत हैं, भारत में फुटबॉल के फैंस बहुत हैं, पर जो आपने फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 जो लड़कों का हुआ था उसमें अच्छा क्राउड भी आया था और मेरे ख्याल से उसमें जो प्रधानमंत्री ने एक उसके लिए जो एक अभियान चलाया था
सब लोगों को आकर्षित किया था। पूरे देश में उन्होंने एज ग्रुप में फुटबॉल टूर्नामेंट कराए थे और उस टूर्नामेंट के बारे में सबको एजुकेट किया था। तो अभी जो लड़कियों का हो रहा है, ये अब 2-3 जगह हो रहा है, फाइनल सेमीफाइनल के अलग जगह है। तो जहां तक अगर हम वुमेन्स फुटबॉल की बात करें तो हल्के हल्के वो बेहतर हो रहे हैं। 2-3 खिलाड़ी हमारे ऐसे भी हैं, चाहे नीलिमा छिब्बर हैं या वो हमारी गोलकीपर हैं, तो ये बाहर भी यूरोप में भी खेलते हैं। तो इसके अंदर एक अच्छी कोशिश है, पहले नहीं हो पाया था। और इसमें एक एज ग्रुप में एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर मान लीजिए एक टूर्नामेंट 1-2 साल आगे चला गया तो जिनको खेलने का मौका मिल रहा था और अगर वो पोस्टपोन्ड होता है, रद्द होता है, तो उनको मौका नहीं मिल पाता। तो काफी लड़कियां नहीं खेल पाई। तो यहाँ पे उम्मीद करनी चाहिए बेहतर होगा। और क्योंकि समय कम है, इसमें एक्सपोजर की ज्यादा जरूरत होती है। एज ग्रुप में इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता और एडवांटेज भारत को उठाना पड़ेगा। और भारतीय जो लड़कियां हैं सीनियर ग्रुप में, वो भी मदद करेंगे और हमारा एनवायरनमेंट अब बेहतर है लड़कियों की फुटबॉल में। चलिए उम्मीद करते हैं कि इन मुकाबलों के लिए दर्शकों में जोश बरकरार रहेगा और भारतीय टीम इन प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेगी, ताकि ग्रास रूट लेवल पर जो गौस बात कर रहे हैं, भारत में फुटबॉल को एक नई गति मिल सके। कोस्टा रिका ने क्वालिफाइंग अभियान के आखिरी मैच में जोएल कैम्बल के एकमात्र गोल से न्यूजीलैंड को 1-0 से हराकर कतर में 2022 यानी इस साल दिसंबर में होने वाले विश्व कप फुटबॉल में जगह बना ली है। कोस्टा रिका ग्रुप ई में जर्मनी, स्पेन और जापान के साथ होगा। इस महत्वपूर्ण जीत के साथ कोस्टा रिका ने अपनी 6ठी विश्व कप भागीदारी हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड 1982 और 2010 के बाद से टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका है। छोटा सा देश है कोस्टा रिका, बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, न्यूजीलैंड भी वैसे ही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विश्व कप के अंदर अगर आप देखें तो काफी देश ऐसे क्वालिफाई किए हैं अलग अलग मौकों पर कि जिनको हम जानते नहीं थे। और कहा जाता है कि फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि जो पूरे विश्व में जो कंट्रियां कोई जानता भी नहीं है, वहां भी खेला जाता है। तो कोस्टा रिका ने जो कैम्बेल के गोल से ये हरा है न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड ने एक रेड कार्ड भी देखा। तो मेरे ख्याल से कोस्टा रिका जो आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो चौंकाने वाले प्रदर्शन भी कर सकती है। जी हां, बिल्कुल। अब बात करते हैं नेशंस लीग फुटबॉल की। वर्तमान चैंपियन नेशंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में क्रोएशिया ने फ्रांस को 1-0 से हरा दिया है। फ्रांस इस समय मौजूदा चैंपियन है। मैच के 5वें मिनट में क्रोएशिया को पेनल्टी मिली, जिसका फायदा लुका मॉड्रिच ने उठाते हुए टीम को बढ़त दिलाई। यह उनका क्रोएशिया के लिए 22वां गोल था। वहीं इस हार से फ्रांस ने प्रतियोगिता का अपना खिताब गंवा दिया है। अब उस पर सेकेंड डिवीजन लीग में खिसकने का खतरा मंडराने लगा है। एक अन्य मैच में शीर्ष पर चल रहे डेनमार्क ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर अंतिम 4 में पहुंचने की अपनी संभावना को मजबूत बना लिया है। अंक तालिका की बात करें तो डेनमार्क 9 अंक के साथ पहले, जबकि क्रोएशिया 7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। केवल ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम ही आगे बढ़ेगी। फ्रांस ने जिस ढंग से विश्व कप जीता था, उसके बाद इस टूर्नामेंट में अब सेकेंड डिवीजन लीग में खिसकने का मतलब है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप अपने रंग में नहीं खेले। बेशक। और आप ये देखिए कि जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, उनकी जो खासियत है वो स्पीड में खेलते हैं। और ज्यादातर देश जो हैं, अगर आप देखें, वो कई मौकों पर अपसेट हुए हैं फ्रांस, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पीड में और अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं तो मुश्किल भी होती है। तो यहां पे फ्रांस ने जिस तरह से क्रोएशिया के खिलाफ खेला, क्रोएशिया जो एक टफ टीम है, फिजिकल गेम ज्यादा खेलती है, और उनके खिलाफ खेलने से पहले जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं वो इतनी अच्छे से उनकी डिफेंस का अनुमान रहता है, एक दूसरे को बहुत ढंग से वो समझते हैं। और डिफेंस और हाफ लाइन क्रोएशिया की उनकी टीम की जान है। और एक आध काउंटर अटैक जब क्रोएशिया को मिलता है तो फिर वो सामने वाली टीम को धाराशायी करने में सक्षम होते हैं, जिस तरह उन्होंने फ्रांस को हराया। और यहाँ जर्मनी ने भी इटली को 5-2 से हराया, आनंद। और इसमें एक कल की जो बात है वो बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि हंगरी जैसे देश ने, अब ये नहीं कह सकते जैसे हंगरी ने इंग्लैंड को 4-0 से शिकस्त दी, ये विश्व कप की नजर है कतर पे, और हंगरी ने तो मतलब कह सकते हैं कि वो हंगरी यानी वो भूखे थे गोल के, और इंग्लैंड का
प्लेट से सारी फुटबॉल ले गए और साउथ गेट इस वक्त सबसे ऐसे इंसान है कि अगर आप तीरंदाजी करते हैं तो टारगेट रहता है, तो साउथ गेट ऐसे है कि तीरंदाजी में हर इंग्लैंड का फुटबॉल फैंस गोल्ड मेडल लाएगा कि अगर साउथ गेट को उनके सामने खड़ा कर दिया जाए। टारगेट इस वक्त वही है। पर गैरेथ साउथगेट के पास विकल्प क्या है गॉस? क्योंकि अगर फॉरवर्ड लाइन में देखें तो बहुत युवा खिलाड़ी हैं। मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले जैक ग्रिलिश को उन्होंने मौका दिया, वो कामयाब नहीं हो पाए। लिवरपूल के 2 यंगस्टर्स हैं जो एलियट हैं और एक और खिलाड़ी हैं, वो भी नहीं क्लिक कर पा रहे हैं। ऐसे में अब क्या ऑप्शन है? 5-6 महीने का समय रह गया है, दिसंबर में विश्व कप होना है और अब जो है समय वो सभी खिलाड़ी अपने अपने लीग में दोबारा खेलने चले जाएंगे। रहीम स्टर्लिंग एक अनुभवी खिलाड़ी हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ, सबसे पहले तो साउथगेट को न्यूज़पेपर और टीवी देखना बंद करना होगा अगर उनको कतर के वर्ल्ड कप पे ध्यान करना है। और साउथगेट को एक बात याद रखनी होगी, कभी भी जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो मुश्किल में डालते हैं। ये फुटबॉल है, आप किससे खेल रहे हैं? हंगरी भी इतनी ऐसी टीम नहीं है, बेहतर टीम है कई, और मेरे ख्याल से ये 1928 के बाद सबसे बड़ी शिकस्त, मुश्किल शिकस्त इंग्लैंड को मिली है। उनको मैच्योर्ड और यंग का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ज्यादा युवा को खिलाने से क्या है कि जब वो गोल कंसीड करते हैं तो वापसी युवा खिलाड़ी इतनी आसानी से नहीं कर पाती। अगर मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं तो वो कम बैक कर सकते हैं, थोड़ा अनुभवी खिलाड़ी हैं वो रोक के खेलेंगे। यहां खाली स्पीड में ये सोचेंगे कि हम सामने वाले को धाराशायी कर देंगे, मुश्किल है। तो साउथ गेट को अपने जहन से ये बात निकालनी होगी। दुनिया जानती है इंग्लैंड के जो लोग हैं और जो वहां के ऑफिशियल्स हैं वो हमसे खरबों ज्यादा फुटबॉल की नॉलेज रखते हैं, पर मेरे ख्याल से एज ए फैन भी हम अगर कहें तो आप ज्यादा युवा खिलाड़ियों को परखने की भूल आने वाले वर्ल्ड कप में करेंगे तो मुश्किल होगी। जी हाँ, बिल्कुल अनुभव भी है। हैरी केन हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाले मार्कस रैशफोर्ड भी हैं। देखना होगा कि किस ढंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कैसे ये टीम कतर के विश्व कप में परफॉर्म करती है। फुटबॉल के मैदान से अब आपको ले चलते हैं क्रिकेट के स्टेडियम में। विशाखापत्तनम में कल भारत ने तीसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में वापसी की है। दक्षिण अफ्रीका अब भी 2-1 से आगे है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 179 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 और ईशान किशन ने 54 रन की शानदार पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका की ओर से ड्वेन प्रिटोरियस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 131 रन ही बना सकी। हर्षल पटेल ने 4 और युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लिए। गौस, ये मुकाबला भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा अगर एक नजरिए से देखें तो? बेशक रहा, और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। आप उनके देखिए कि उनके जो बेस्ट 6 खिलाड़ी हैं वो फेल हो गए स्कोर करने में और लगभग 10 के करीब स्कोर कर पाए। तो यहां पे उनको अपनी बल्लेबाजी पर फिर गौर करना होगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी एक भारतीय फैंस को एक और चीज ध्यान में रखनी होगी कि हर मैच जीतने के लिए नहीं होता, दूसरी भी टीम कुछ होती है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने जिस तरह मैच को खोया है उसकी वजह, जैसे आपने कहा, बल्लेबाजी भी हमने बेहतर की है। और पर यहाँ पे हमको अगर देखें ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने जिस तरह से पार्टनरशिप की थी, 97 रन की पार्टनरशिप 60 गेंदों पे। हार्दिक पांडे एक और बल्लेबाज चले, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, ऋषभ, अक्षर, ये कुछ विशेष नहीं कर पाए। तो ये जीत से ज्यादा हमें ये भी देखना होगा कि ये खिलाड़ी जो हमें आने वाले विश्व कप में कुछ दिला सकते हैं। एक सवाल, ऋषभ पंत बतौर कप्तान बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर भी बहुत निराश कर रहे हैं। उनका आईपीएल भी अच्छा नहीं घटा है और शुरू के 3 मुकाबलों में फ्लॉप शो रहा है अब तक। देखिए आनंद जी, क्या है कि ऋषभ पंत एक फाइटर है। वो एक ऐसा फाइटर है जो दिखने में फाइटर नहीं लगता, उसके अंदर एक ऐसी टैलेंट है कि जो किसी भी क्षण दूसरी टीम को धाराशायी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत एक अच्छा खिलाड़ी है, हम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप देखें ना, आप इंग्लैंड को देखें, बाकी टीमों को देखें कि वो निराश नहीं होते। तो यहाँ पे हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को चलाने के लिए रिकी पॉन्टिंग जैसा मैनेजर भी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। 17 जून को यानी शुक्रवार को इन दोनों टीमों के बीच चौथा 2020 मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा।
इंग्लैंड ने नॉटिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। इंग्लैंड को अंतिम दिन के खेल में जीत के लिए 299 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे। उन्होंने सिर्फ 92 गेंदों पर 136 रन बनाए। इसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। बेन स्टोक्स ने 70 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम जब चौथी पारी खेलने उतरी तब दिन के खेल में 72 ओवर बचे थे, लेकिन इंग्लैंड ने 50 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। बेयरस्टो को मैन ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड ने टेस्ट की पहली पारी में 553 रन बनाए थे। इसके बावजूद उसे हार झेलनी पड़ी। टेस्ट क्रिकेट के 145 साल के लंबे इतिहास में यह सिर्फ 8वां अवसर है जब कोई टीम मैच की पहली पारी में 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी हार गई हो। अंतिम बार ऐसा 5 साल पहले 2017 में हुआ था। तब बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के साथ वेलिंगटन में पहली पारी में 500 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद हार गई थी। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 जून से लीड्स में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में कल 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 300 रन का विशाल लक्ष्य रखा। बारिश से प्रभावित मैच में ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 44 ओवर में 282 रन बनाने का लक्ष्य मिला था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 9 गेंद पहले हासिल कर 5 मैचों की वनडे श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। आईसीसी ने आज ताजा रैंकिंग जारी की है। दक्षिण अफ्रीका के साथ श्रृंखला में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे ईशान किशन को T20 रैंकिंग में 68 स्थान का फायदा हुआ है और वो 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। ईशान पहली बार T20 रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे हैं। रैंकिंग में बाबर आजम पहले और मोहम्मद रिजवान दूसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड पहले स्थान पर आ गए हैं, जबकि तबरेज शमसी तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले और इमामुल हक दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली तीसरे नंबर पर आ गए हैं। रोहित शर्मा चौथे पायदान पर हैं। गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर कायम हैं, वहीं जॉश हेजलवुड दूसरे और शाहीन शाह अफरीदी चौथे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन कर रहे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट अब टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा 8वें, विराट कोहली 10वें स्थान पर हैं। ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा पहले और रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर कायम हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले 2189 खिलाड़ियों के लिए 6.52 करोड़ की राशि आवंटित की है। ये पैसे अप्रैल से जून तक के समय में जेब खर्च के रूप में खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। साई एक खिलाड़ी के जेब खर्च के लिए 29,785 रुपए दे रहा है। ये पैसे सभी 21 श्रेणियों के खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, जिनमें पैरा एथलीट भी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक कर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। नीरज ने 89.30 मीटर दूर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया है। इससे पहले नीरज ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान 87.58 मीटर का थ्रो फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। फिनलैंड के ओलिवियर हेलांडर ने 89.93 मीटर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। नुर्मी गेम्स 1957 से फिनलैंड के सबसे बड़े ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में माना जाता है। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर मीट का भी हिस्सा है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि गोल्डन ग्रेट नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि से वे बेहद रोमांचित हैं। पैरा पावर लिफ्टर्स परमजीत कुमार और मनप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज प्योंगटेक एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। परमजीत ने पुरुषों के 49 किलोग्राम ओपन फाइनल में तीसरे प्रयास में 163 किलोग्राम व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण जॉर्डन के उमर करादा और रजत पदक वियतनाम के ले वान कांग के नाम रहा। एशियाई पैरा गेम्स की कांस्य पदक विजेता मनप्रीत कौर ने भी अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 88 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। समय नहीं है गौस, किसी और खबर पर चर्चा के लिए स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।